हेलो जी, नमस्कार साथियों। हम जो चतुर्थ श्रेणी की हम सामान्य विज्ञान जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि इससे पहले हम कलाम की बुकलेट के लगभग 16 पन्नों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश व प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है साहब। अब देखिए प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किसे कहते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या है प्रकाश? एक विद्युत चुम्बकीय निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक सी 3 × 10⁸ 8 गुणा मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁻ मीटर प्रति सेकंड होती है। डायरेक्ट प्रश्न आता है प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻⁰ मीटर। ये कैसी विकिरण? चुंबकीय विकिरण है। आज ये प्रकाश की प्रकृति, कणीय प्रकृति न्यूटन के द्वारा बताई गई है। तरंगीय प्रकृति हाइगेन के द्वारा बताई गई है। द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली, द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली, तरंग प्रकृति हाइगेन और कणीय प्रकृति न्यूटन के द्वारा बताई गई है। कणीय प्रकृति में क्या होता है? प्रकाश में कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की इसके अंदर की व्याख्या कणीय प्रकृति के अंदर न्यूटन ने दी है और इसके अंदर प्रकाश के कॉम्पटन प्रभाव व प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई है। तरंग प्रकृति आइगेन, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि की व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि के अंतर्गत। द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली, ये तरंग व कणीय दोनों प्रकृति बताइए। तरंगीय व कणीय दोनों प्रकृति बताइए। अर्थात हमें एक ही चीज़ देखनी है। एक चीज़ क्या देखनी है? कणीय प्रकृति न्यूटन, प्रकाश के कंपाउंड प्रभाव, विद्युत व्याख्या। तरंग प्रकृति आइगेन, आइगेन और अपने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति जो है का द्वैत प्रकृति किसने दी है? द्वैत प्रकृति अपने डी ब्रोगली। तरंग व कणीय दोनों प्रकृति बताइए। देखिए प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश तीव्र चाल से सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी चाल से गमन करती है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं का दृश्यमान बताती है और प्रकाश तीव्र चाल से सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। परावर्तन क्या है? प्रकाश किरण का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना का प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन दर्पण में किसी अन्य चमकीली सतह से जब टकराकर पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती है ना, वो परावर्तन कहलाती है। परावर्तन जैसे परावर्तित किरण है, हम आपतित करते हैं किसी दर्पण पर तो फिर वे वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वो अपनी क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसमें ये तीन होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम देखेंगे। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी कोण आर बराबर कोण आई हमेशा बराबर रहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसमें प्रकाश की किरणें समतल दर्पण एवं अन्य चिकने व चमकीले दृष्टों से परावर्तित होकर एक दूसरे से समांतर एक विशेष दिशा में जाती हैं। नियमित इसमें प्रकाश की किरणें समतल दर्पण एवं अन्य चिकने व चमकीले पृष्ठों से परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर एक विशेष दिशा में जाती हैं। विस्तृत क्या है? इसमें प्रकाश की किरणें खुरदरीय धरातल से परावर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। इसके कारण ही छायादार पेड़ के नीचे तक कमरे के अंदर तक प्रकाश होता है। ठीक है साहब। विस्तृत इसमें प्रकाश की किरणें खुरदरीय धरातल से परावर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। इसके कारण ही छायादार पेड़ के नीचे कमरे के अंदर पर प्रकाश प्राप्त होता है। यानी हमें एक ही चीज़ देखनी है कि नियमित परावर्तन क्या है? इसमें प्रकाश की किरणें समतल दर्पण अन्य चिकने चमकीले पृष्ठों से टकराकर एक समांतर विषय। विस्तृत प्रकाश की किरणें खुरदरीय द्वारा परावर्तित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। इसमें क्या है? भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं और इस भिन्न भिन्न दिशा में जाते हैं। इसमें एक दूसरे के समांतर जाती हैं। पेड़ के नीचे कमरे के अंदर तक प्रकाश प्राप्त होता है। ये था परावर्तन। परावर्तन में आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। वस्तु के रंग का दिखाई देना परावर्तन की घटना पर। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये किसके कारण है? ये किसके कारण है? हम वस्तु के रंग दिखाई देना परावर्तन की घटना पर आधारित है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु केवल हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, अन्य सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, तो वस्तु हमें हरी दिखाई देती है। अर्थात अवशोषित कर लेती है, जिसका परावर्तन करती है वो वस्तु उसी में दिखाई देती है। जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को वस्तु परावर्तित करती है, अर्थात किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती है, तो वस्तु सफ़ेद दिखाई। जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को, जब श्वेत प्रकाश के किसके समस्त रंगों को वस्तु परावर्तित करती है, अर्थात किसी रंग का अवशोषण नहीं करती, तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को वस्तु अवशोषित करती है, किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, तो वस्तु काली दिखाई देती है। यानी एक ही चीज़ हमें देखनी है। श्वेत प्रकाश में जब श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में परिवर्तित होते हैं, अर्थात किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करते, तो वस्तु सफ़ेद। जब श्वेत प्रकाश समस्त रंगों को वस्तु परावर्तित कर देती है, श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को, तो जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को वस्तु अवशोषित करती है, यानी इसमें तो क्या कर रहे हैं? परावर्तित कर देती है।
जबकि जब श्वेत प्रकाश के समस्त रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसमें अवशोषित कर रही है, इसमें परावर्तित कर देगी, परावर्तित कर रही है तो वो सफ़ेद दिखाई देगी, लेकिन जब अवशोषित कर दिया जाता है, किसी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो वस्तु काली दिखाई देती है। ठीक है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधे एवं वस्तु के बराबर ही बनते हैं, वस्तु के बराबर एवं सीधे ही बनते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर पड़ता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी है। समतल दर्पण में हमेशा एक चीज़ देखना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना की दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी है। अर्थात प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ध्यान रखना, प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर बनता है समतल दर्पण में, लेकिन प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु बराबर बनता है। आभासी एवं पार्श्व परावर्तित होते हैं। प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा पार्श्व परावर्तित होते हैं। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो उनमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। डायरेक्ट आता है जब दो समतल दर्पण, डायरेक्ट प्रश्न क्या बनता है? जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो उनमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब। जब दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके हुए हों तो उनके बीच रखे वस्तु पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हम निकालते हैं n बराबर 360/थीटा नामक सूत्र जो है उससे निकालते हैं। यानी हम ध्यान रखना, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं अनंत बनते हैं, जबकि जब एक किसी कोण पर झुके हुए तो प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला n बराबर 360/थीटा होता है। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें जो हम देखेंगे कि इनमें जब n का मान सम होगा, यानी मान लो 60 डिग्री दे रखा है, सम आ गया, जब वस्तु सममित रूप में रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगी। यानी जैसे सम का n-1 होगी, प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगी। n बराबर सम आ जाए यानी 360/6 6 आगा, तो अगर सममित है तो उसमें n-1 होगी। यदि असममित रूप में रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या n-1, यानी दोनों ही रूपों में सममित हो या असममित हो, दोनों में ही n-1 बनेगी जब सम हो। यदि n विषम हो, n क्या हो? विषम हो, तो सममित में n-1 बनेगी, जबकि असममित में खाली n बनेगी। जब क्या हो? विषम हो, और जबकि सम हो तो सम में सममित तथा असममित में दोनों में n-1 बनेगी। जबकि n जब विषम सममित हो तो इसमें हमेशा n-1 बनेगी और असममित में n बनेगी खाली असममित में। ध्यान रखना। आगे देखते हैं कि जब n भिन्न संख्याओं दो वस्तुएं सममित तथा असममित रखी होने पर n का पूर्णांक मान प्रतिबिंबों की संख्या बता। जैसे 4.2 है तो प्रतिबिंब 4 होगा, जैसे प्रतिबिंब 7 है। ये चीज़ें बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका उत्तर पॉइंटों में आने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी भिन्न संख्या हो वस्तु सममित तथा असममित रखी होने पर भी का पूर्णांक मान प्रतिबिंबों की संख्या बताता है। संख्याओं जैसे 0.2, 0.4, 0.9 शामिल नहीं किए जाता क्योंकि यह धुंधली इमेज होती है। नोट, कौन से प्रतिबिंब को शामिल नहीं किया जाता है? तो किस प्रतिबिंब को शामिल नहीं किया जाता है? 0.2, 0.4, 0.9 शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये धुंधली इमेज होती है। यही चीज़ें दर्शाता है। इसमें 0.9 शामिल नहीं किया है, इसमें क्या केवल 7.9 है तो 7.9 शामिल नहीं करेंगे, 7 प्रतिबिंब बनेंगे। उस हिसाब से इसका मतलब यही है। नोट ये चीज़ कहना चाह रही है कि 0.2, 0.9 प्रतिबिंब में क्योंकि कोई भी धुंधली इमेज बनती है इसके अंतर्गत। ठीक है। आज ये अब पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है दर्पण। ठीक है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण प्रारूप गोलीय दर्पण है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण और अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका वक्र भाग अंदर धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का जो वक्र भाग होता है वो अंदर धसा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं उत्तल दर्पण अपसारी होता है, इसका वक्र भाग उभरा हुआ होता है। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अपसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। ठीक है। इसका वक्र भाग अंदर धसा हुआ होता है।
इसका वक्र भाग उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। अवतल का वो जो भाग होता है वो अंदर दशा होता है, अवतल दर्पण अभिसारी। अवतल अवतल उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी होता है, वक्र भाग उभरा हुआ होता है। ठीक है। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये गोले का भाग होता है तो इस गोले का केंद्र सी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र O को दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा गोले की त्रिज्या R दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है ये लाइनें, क्योंकि इनसे ही कई प्रश्न बनते हैं कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये गोलीय भाग का होता है तो उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र O को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। O को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और यदि गोले की त्रिज्या R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, इसमें मुख्य अक्ष क्या है? देखिए वक्रता त्रिज्या ये रही R, वक्रता त्रिज्या ये भी वक्रता केंद्र होता है ये C। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए अब आगे हम प्रतिबिंब देखेंगे कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं। जब वस्तु बिंब अनंत पर होता है, वस्तु क्या हो? बिंब पे हो, तो प्रतिबिंब हमेशा, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और ये अत्यधिक, जब अनंत की वस्तु F पर बनती है तो अत्यधिक छोटा बिंदुवत होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। यानी अनंत पर जब वस्तु होगी, अनंत पर जब वस्तु होगी तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। यदि वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य है तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। यानी वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य वस्तु रखी हुई है तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्रता केंद्र C पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। यदि वक्रता केंद्र व फोकस F के बीच वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र F व फोकस F के बीच वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। वक्रता केंद्र से कहाँ दूर बनेगा? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच यदि वस्तु रखी हुई है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़े बनेगा। यदि फोकस पर रखी हुई है तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यदि फोकस F व ध्रुव के बीच यदि वस्तु रखी हुई है तो ये प्रतिबिंब दर्पण के बीच आवासी व सीधा व बड़ा बनेगा। ये लास्ट जो है ये वेरी मोस्ट है कि जब फोकस F व ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आवासी व सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, आवासी व सीधा बनेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है भेद, क्योंकि एक प्रश्न हमें इस डायग्राम में से देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब है वो किस किस प्रकार से बनी हुई हैं। देखिए ये हमने पहले भी समझा दिया, इसको आप बार बार रिपीटेशन मारिएगा कि इसका कहाँ बनता है, ये कहाँ बनता है और ये कहाँ बनता है और ये कहाँ बनता है। और ये तो तुम्हें याद रखना ही है कि फोकस व F के ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जी आपने देखा ये चीज़ें। अब हम देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब बिंब की स्थिति उत्तल दर्पण से बनने वाली जब वस्तु अनंत पर होती है तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, आवासी व सीधा बनता है, अत्यधिक छोटा व बिंदुवत बनता है। अनंत पर होगी तो ये फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, आवासी व सीधा बनेगा। अनंत पर व ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर हो तो दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस F के बीच ही बनेगा, आवासी व सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। दो ही प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब हैं वो हमें दो ही देखने को मिलते हैं, दो ही देखने को मिलते हैं, दो ही देखने को मिलते हैं। अनंत पर दर्पण के पीछे फोकस पर आवासी व सीधा बनेगा, ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा। अनंत व ध्रुव के बीच किसी भी दूरी पर दर्पण के बीच आवासी व सीधा और छोटा बनेगा। अब देखिए उत्तल व दर्पण के उपयोग देखेंगे, अवतल दर्पण में उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण को हमने अवसारी दर्पण कहा, अवसारी दर्पण कहा, जबकि उत्तल दर्पण को हमने अपसारी दर्पण कहा। ठीक है, ये चीज़ें हमें बेहद ध्यान रखनी। पूछ लेता है कि अवसारी दर्पण हम किसे कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में भी करते हैं, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में भी किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी किया जाता है, सौर चूल्हों व ऊष्मकों में
दंत विशेषज्ञों में न्यूटन के परावर्तक दूरबीन के रूप में भी किया जाता है। टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, मानव के अग्रदीप हेडलाइट में करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं, सौर चूल्हे व ऊष्मकों में करते हैं, दंत विशेषज्ञों द्वारा करते हैं, न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी दूरबीन में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं, सौर चूल्हे ऊष्मकों में करते हैं, दंत विशेषज्ञों में करते हैं, तक में करते हैं। ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप, सर्च लाइट यानी एक चीज़ देखना, अभिसारी दर्पण हमने बोला है, यानी एक जगह एकत्रित करेगा। टॉर्च है ना, टॉर्च भी एक जगह पर रोशनी को एक जगह एकत्रित करेगी, एक विशेष स्थान को। सर्च लाइट एक विशेष स्थान, वाहनों के अग्रदीप, आगे की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, ये सौर चूल्हों व ऊष्मकों में दंत विशेषज्ञों द्वारा न्यूटन के परावर्तक प्रश्नों दूरबीन में किया जाता है। उत्तल दर्पण के हम प्रयोग की यदि हम चर्चा करें, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। ये क्या कर देता है, अभिसारी जो है, अभिसारी दर्पण देखा हमने, उत्तल दर्पण पास कर देता है। उत्तल दर्पण बड़ा दिखाता है, यानी वाहनों के पार्श्व दर्पण में पीछे की दो चीज़ों को, स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर, सोडियम परावर्तक लैंप में, दुकान व गोदामों की निगरानी के दर्पण, एटीएम मशीनों की निगरानी के दर्पण में भी किसका प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के पार्श्व दर्पण में, साइड मिरर के रूप में, जबकि हेडलाइट में उत्तल दर्पण है और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर, परावर्तक लैंप में, दुकान व गोदामों की निगरानी में और एटीएम मशीनों की निगरानी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। बी यहाँ ध्रुव पर प्रतिबिंब की दूरी, u ध्रुव की बिंब की दूरी, f फोकस दूरी। आवर्धता m क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात आवर्धन कहा जाता है, इसे m से दर्शाते हैं। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धकता कहलाती है। बिंब की क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, इसे m से दर्शाते हैं। दर्पण द्वारा किसी बिंब की प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता ही आवर्धनता कहलाती है। कार्तिक चिन्ह प्रपाटी, इसके अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब यदि दर्पण के सामने बनेगा तो दूरी ऋणात्मक, दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी धनात्मक होती है। प्रतिबिंब सीधा होगा, लंबाई धनात्मक, तथा उल्टा होगा तो लंबाई ऋणात्मक होती है। लंबाई ऋणात्मक, यदि लंबा प्रतिबिंब सीधा होगा और लंबाई धनात्मक है, प्रतिबिंब सीधा होगा धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, यानी एक ही चीज़ देखना है हमें। कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली से हम क्या चीज़ें देखेंगे, उसके अनुसार अवतल दर्पण बिंब की दूरी, फोकस दूरी, बिंब की दूरी व फोकस दूरी, बिंब की दूरी व फोकस दूरी, दूरी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब में यदि तो दर्पण के सामने बनेगा तो दूरी ऋणात्मक बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी धनात्मक रहेगी। प्रतिबिंब सीधा होगा तो लंबाई धनात्मक होगी और यदि उल्टा होगा तो लंबाई ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक तथा वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या चीज़ें कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी व लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। केवल वक्रता त्रिज्या जो है बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। m बराबर h1/h बराबर -b/u, h1/h बराबर -b/u। b प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। प्रतिबिंब के स्वरूप, यदि m ऋणात्मक है तो b प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आवर्धित होगा। यदि m ऋणात्मक है तो b बराबर u है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, यह m ऋणात्मक है एवं b, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। m ऋणात्मक की कंडीशन बताइए कि हमेशा जब भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा, जब भी क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो b जब होगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आवर्धित होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु बराबर होगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा होगा, आभासी सीधा होगा। ठीक है साहब। अब देखिए अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डायरेक्ट आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है
तथा सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट नियम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, और यह दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या हैं? प्रथम नियम आपतितकरण, अभिलंब एवं अपवर्तितकरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, क्या नियम है? क्या नियम है? प्रथम नियम आपतितकरण हो, अभिलंब हो और अपवर्तितकरण हो, यानी आपतितकरण, अभिलंब और अपवर्तितकरण। आपतितकरण, अभिलंब और अपवर्तितकरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, द्वितीय आ जाओ, आपतन कोण आई की जा और अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बटे नियतांक। यानी अपवर्तन के नियम क्या हैं? अपवर्तन के नियम देखो, अपवर्तन आपतितकरण, अविलंब, अपवर्तितकरण, आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अविलंब तीनों एक ही तल में। द्वितीय नियम आपतन कोण आई की जा, अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात स्थिर होता है साइन आई बटे साइन आर नियतांक से स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है? ये दिए गए दो माध्यमों के प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। यही एक नियतांक तथा मात्रक रहित होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी माध्यम नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, देखो, अपवर्तनांक दिए गए दो माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। यही एक नियतांक है और ये मात्रक रहित होता है। दो माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। एक नियतांक होता है, मात्रक रहित होता है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व तथा प्रकाश के रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक के माध्यम की जो प्रकृति होती है, अपवर्तनांक के माध्यम की जो प्रकृति होती है, घनत्व रंग तरंग दैर्घ्य पर ही निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर, घनत्व एवं प्रकाश के रंग पर ही निर्भर करती है। अपवर्तन के माध्यम की प्रकृति घनत्व तथा प्रकाश के तरंग पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग हेतु अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, लाल रंग हेतु सबसे कम होता है। ध्यान रखना, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अपवर्तनांक की आधारित घटना, ये प्रश्न आता है, डायरेक्ट आता है, निम्न में से किसकी घटना? अपवर्तनांक की घटना है या किसकी घटना? ये चीज़ें पूछी जाती हैं और पूछी रही हैं। ठीक है साहब, तो तुम्हें एक ही चीज़ याद देखनी है कि क्या देखनी है कि सूर्योदय के कुछ पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य तक का दिखाई देना। सूर्य उदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना क्या है? अपवर्तनांक का उदाहरण। तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना अपवर्तनांक का। पानी से भरे पात्र व स्विमिंग पूल में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, पानी से टब बॉकर में रखी सिक्के का ऊपर उठाई दिखाना, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो अपवर्तनांक के हैं। सूर्योदय का कुछ पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, पेंदे का ऊपर उठा हुआ, सिक्के का ऊपर उठा हुआ, पानी पर रखी टेढ़ी दिखाई देना। ठीक है, अपवर्तनांक के उदाहरण है। अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस प्रकाश की किरण सघन से विरल में अपवर्तित होने की वजह है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में अपवर्तित होने की वजह सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसी कारण हीरा तथा टूटा हुआ कांच अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। क्या चीज़ देखनी है आपको? एक ही चीज़ देखनी है। क्या चीज़ देखनी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है और प्रकाश की किरण सघन से विरल में अपवर्तित होने की बजाय, विरल में अपवर्तित होने की बजाय सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी कारण हीरे का टूटना कांच का अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। प्रकाश तंतु द्वारा संचार में इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, प्रकाश तंतु द्वारा संचार में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी का प्रभाव दिखाई देता है, प्रकाश तंतु फाइबर द्वारा संचार। बर्ड विक्षेपण क्या है? देखिए, किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का गुजरने पर वह अपने मूल रंगों लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी व बैंगनी में विभाजित होता है। इसे बर्ड विक्षेपण कहते हैं। बर्ड विक्षेपण क्या होता है? किसी प्रिज्म का श्वेत प्रकाश से गुजरने पर यह अपने मूल रंगों लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, जामुनी, बैंगनी रंगों में विभाजित होता है। बर्ड विक्षेपण कहलाती है। रंगों का क्रम विवियोर के रूप में बेजानी पी नाली नालासा से जाना जाता है। इन 7 रंगों की पट्टिका में मध्य रंग पीला माना जाता है।
लाल रंग का बर्ड विक्षेपण न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग का बर्ड विक्षेपण अधिकतम होता है। डायरेक्ट आता है, निम्न में से बर्ड विक्षेपण किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। ध्यान रखना, लाल रंग का बर्ड विक्षेपण न्यूनतम होता है, बैंगनी रंग का बर्ड विक्षेपण अधिकतम होता है। इन 7 रंगों की पटकम मध्य रंग पीला होता है। मध्य रंग कौन सा होता है, मध्य रंग। मध्य रंग कई बार आता है तो पीला होता है, मध्य रंग पीला होता है। ठीक है जी। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सप्तरंगी चंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। वर्षा के अनुकूलित परिस्थितियों में प्रकाश आकाश में बनने वाली सप्तरंगी चंद्राकार इंद्रधनुष कहलाती है। सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा बर्ड विक्षेपण परिक्षेपण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष सूर्य की प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा बर्ड विक्षेपण परिक्षेपण कर दिया जाता है। सूर्य की प्रकाश का जल की बूंदों बर्ड विक्षेपण द्वारा कर दिया जाता है। इंद्रधनुष का वर्णन निम्न घटना पर आधारित है। बर्ड विक्षेपण, परिक्षेपण, अपवर्तन, बहु अपवर्तन, कूड़ा। डायरेक्ट अब इंद्रधनुष का वर्णन निम्न में से किसका कारण है, बर्ड प्रक्षेपण का भी है, बहुल परावर्तन या कूड़ आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यदि ऑप्शन में होगा तो हमें ये बर्ड विक्षेपण के साथ साथ अपवर्तन भी करना होगा, कूड़ आंतरिक परावर्तन। इन सभी घटनाओं के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। देखिए, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, अतः सुबह के समय यह पश्चिम में तथा शाम को पूर्व में बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। एक ही चीज़ याद रखना, क्या चीज़ के इंद्रधनुष हमेशा कहाँ दिखा देता है, सूर्य की विपरीत अवस्था में। यदि हम सुबह की बात करें तो ये सुबह के समय ये पश्चिम में दिखाई देता है और शाम को पूर्व में ही बनता है। शाम को कहाँ बनता है, ये पूर्व में ही बनता है, जो कि सुबह के समय पश्चिम में बनता है और दोपहर में तो कोई इंद्रधनुष बनता ही नहीं है। कभी कभी एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि एक साथ 2 इंद्रधनुष बनते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि एक साथ 2 धनुष बनते हैं, एक चमकीला और छोटा, जिसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, चमकीला, और जबकि दूसरा इंद्रधनुष पहले से ऊपर थोड़ा धुंधला और तथा बड़ा बनता है, इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी हमें एक चीज़ देखनी है कि कभी कभी एक साथ क्या हो जाते हैं, 2 इंद्रधनुष बन जाते हैं और एक चमकीला होता है और छोटा, जिसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। जबकि जो दूसरा इंद्रधनुष होता है पहले से ऊपर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है और बड़ा बनता है, इसलिए इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा लाल तथा आंतरिक किनारा बैंगनी होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें जो बाहरी किनारा होता है वो लाल तथा आंतरिक जो किनारा होता है वो बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा बैंगनी तथा आंतरिक किनारा लाल होता है। एक चीज़ आपको देखनी होगी कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें जो बाहरी किनारा होता है वो लाल रंग का होता है, जबकि आंतरिक किनारा जो होता है बैंगनी रंग का होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा बैंगनी रंग का, आंतरिक किनारा लाल होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में संचरित होती है तो उसमें उपस्थित धूल, धुएं के कणों तथा गैस के अणुओं में भिन्न भिन्न कोणों पर भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। अनियमित परिवर्तन की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब किसी प्रकाश स्रोत में उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में संचरित होती हैं, उसमें उपस्थित धूल, धुएं के कणों, गैस के अणुओं में भिन्न भिन्न कणों पर भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। अनियमित परावर्तन की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जब किसी प्रकाश का स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में संचरित होता है तो उसमें उपस्थित धूल, धुएं, कण, गैस के अणु भिन्न भिन्न कणों में भिन्न हो जाते हैं। तो ये प्रकार का रेले के अनुसार, उनके अनुसार, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तरंग धैर्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणपाती होती है। अर्थात रेले के अनुसार प्रकीर्णन प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो 1/λ/4, यानी ये चीज़ वेरी मोस्ट है, संबंध पूछ लेता है कि रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता आई होती है वो तरंग दैर्घ्य से किस प्रकार चतुर्थ घात के व्युत्क्रमणपाती होती है। प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता जो होती है I बराबर 1/λ/4 घात है। ठीक है, यही कारण है कि लाल रंग का अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम तथा बैंगनी रंग का कम तरंग दैर्घ्य होती है का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। यानी यही कारण है, कौन सा कारण है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है, जो तीव्रता होती है I बराबर वो तरंग दैर्घ्य के 4 की घात के बराबर होती है।
आपने देखा होगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसके कारण इसका प्रकाश का प्रकीर्णन हमेशा कम होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन अधिक होगा। प्रकीर्णन प्रकाश की जो घटित घटना है वो क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना। क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना। खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग, आकाश का क्या दिखाई देना? नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। खतरे के संकेत लाल रंग का होना। वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष आकाश का काला रंग दिखाई देना। उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। महासागरों का नीला दिखाई देना। महासागरों का क्या दिखाई देना? नीला दिखाई देना। ये चीज़ें प्रकीर्णन की घटित घटनाएँ हैं। क्या घटना है? देखिए एक बार और देखते हैं। प्रकीर्णन की घटना में आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के संकेतों का रंग लाल होना, वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष का आकाश का रंग काला होना, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, महासागरों का नीला दिखाई देना। महासागरों का क्या दिखाई देना? नीला दिखाई देना। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना। वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष आकाश का काला दिखाई देना। खतरे के संकेतों का लाल होना। आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का क्या दिखाई देना? नीला दिखाई देना। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। ये चीज़ें आपने देखी, ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्लासें चल रही हैं। अब पढ़ेंगे लेंस। दो वक्र प्रस्थों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपने दर्पण में देखा होगा कि उत्तल जो लेंस था उसको अपसारी दर्पण, जबकि अवतल लेंस को अभिसारी दर्पण कहा जाता था। लेंस क्या होता है? लेंस तो वक्र प्रस्थों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम लेंस कहलाता है। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार। उत्तल लेंस क्या होता है? ये किनारों से पतला व बीच में मोटा होता है। ये क्या होता है? उत्तल लेंस किनारों में पतला व बीच में मोटा होता है। अपवर्तन के पश्चात किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। ये अपवर्तन के पश्चात किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है और अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। अब देखेंगे अवतल लेंस, ये किनारों से मोटा व बीच में पतला होता है। किनारों से पतला व बीच में मोटा होता है ना। जबकि ये उत्तल लेंस की ये कंडीशन होती है और ये अवतल लेंस की कंडीशन होती है। देखना आगे क्या चीज़ें हैं। अवतल लेंस ये किनारों से मोटा व बीच में पतला होता है। ये किनारों से मोटा व बीच में पतला होता है। अपवर्तन पर समांतर किरणें अपसारित होती है, इसलिए अपसारी प्रकृति का होता है। वक्रता केंद्र क्या है? लेंस व वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का भाग है। गोले केंद्र से वक्रता केंद्र, गोले के त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष लेंस की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशित केंद्र क्या होता है? यदि के लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है। डायरेक्ट आता है लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या कहलाता है? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधे अपवर्तित हो जाती हैं, लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी लेंस की प्रकाशित केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी लेंस की प्रकाशित केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशित केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। लंबवत ऐसा तल फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है साहब। ठीक है, देखिए ये चीज़ें हैं, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये चीज़ें गुजर रही हैं, ये F2 है, ये फोकस बिंदु है, ये फोकस दूरी हो जाएगी यहाँ फोकस तल के बीच से यहाँ तक। ये फोकस तल फोकस बिंदु F1 है, ये फोकस दूरी हो जाएगी, ये F2 है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा। वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो F2 पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा।
अनंत व 2f1 के मध्य होगा। प्रतिबिंब रखे इधर की साइड में, प्रतिबिंब बनेंगे उधर की साइड में। ध्यान रखना ये चीज़ें कि जब एक प्रतिबिंब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत व 2f1 के मध्य होगा तो प्रतिबिंब f2 व 2f2 के मध्य बनेगा। वास्तविक व उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। अनंत व 2f1 के मध्य है तो प्रतिबिंब f2 प्लस 2f2 के मध्य बनेगा ना। जब प्रतिबिंब 2f1 पर है तो प्रतिबिंब 2f2 पर ही बनेगा, 2f2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। 2f1 पर है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, और जब 2f1 व f1 के बीच है, 2f1 व f1 के बीच है तो 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। f1 पर है तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, अत्यधिक आवर्तित बनेगा। f1 व प्रकाशित केंद्र के बीच है तो लेंस की उसी तरफ बिंब की ओर बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। ध्यान रखना ये चीज़ें वेरी मोस्ट हैं। एक बार और देखते हैं। ये प्रतिबिंब जब अनंत पर होगा तो फोकस f2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। अनंत व 2f1 पर है, f2 व 2f2 के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। 2f1 पर है, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। 2f1 व f1 के बीच है तो 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। f1 पर है तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, अत्यधिक आवर्तित बनेगा। f1 व प्रकाशित केंद्र के बीच है तो लेंस की उसी तरफ बिंब की ओर बनेगा, आवाज सीधा बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा। देखिए अवतल लेंस पर प्रतिबिंब जब अनंत पर हो गई तो फोकस f1 पर बनेगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। अनंत पर है तो फोकस f1 पर बनेगा। अनंत व प्रकाशित केंद्र के बीच है तो फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच ही बनेगा। अनंत व प्रकाशित केंद्र के बीच यदि कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच ही बनेगा, आवाज सीधा बनेगा, बिंब से छोटा ही बनेगा। ये चीज़ें याद रखनी है। अनंत पर होगा तो अपने f1 पर बनेगा, आवाज सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। प्रकाश केंद्र के बीच फोकस f1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच आवाज सीधा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अवतल डायरेक्ट ये लाइन ही याद रखनी है आपको। कौन सी लाइन रखनी है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा बनता है। ये चीज़ें याद रखनी कि वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनती है? वस्तु से छोटा बनता है। देखिए उत्तल लेंस के उपयोग क्या है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में, 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 सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में उत्तल लेंस के उपयोग में किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निर्माण में यानी हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण में, सूक्ष्मदर्शी, फोटो कैमरा आदि प्रकाशित उत्तल लेंस में काफ़ी किया जाता है। आँख व कान की बीमारी का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर इस लेंस का उपयोग करता है। लेंसों में यदि हम चर्चा करें अब जबकि दर्पणों में यदि बात आती तो दर्पणों में प्रयोग करता अवतल दर्पण आँख कान के लिए, जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आँख व कान की बीमारी के परीक्षण करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। घड़ियों को ठीक करने व छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत हेतु साज सज्जा के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न डायरेक्ट बनता है, कई एग्जामों में आया हुआ है, यहीं से प्रश्न बनता है। उत्तल लेंस का उपयोग क्या है? दूरदृष्टि दोष के निवारण में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि के प्रकाशित यंत्रों के निर्माण में, आँखों, कान व कान की बीमारी परीक्षण करने में उपयोग, घड़ियों को ठीक करने में, छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत घड़ी साज के लेंस के उपयोग में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग 3 जगह ही किया जाता है। 2 जगह निकट दृष्टि दोष के निवारण में, गैलीलियो की दूरदर्शी में, गैलीलियो की अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में, गैलीलियो की दूरदर्शी में। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u है, जबकि दर्पण में 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u है। ये फॉर्मूला है, याद रखना। f यहाँ क्या है? फोकस दूरी है, b प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। इसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। ध्यान रखना कि लेंस में उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बिंब की दूरी कैसी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। उत्तल लेंस की जो दूरी है वो धनात्मक ली जाती है, अवतल लेंस की दूरी ऋणात्मक ली जाती है।
बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, थोड़ी तो ऋणात्मक ली जाती है। आवर्तता H1 बटे H B बटे U, B प्रतिबिंब दूरी, U बिंब की दूरी है। ठीक है साहब। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन वह ऋणात्मक होगा, जबकि आवश्यकता पर आवर्धन धनात्मक होगा। ये चीज़ें याद रखनी होंगी। क्या चीज़ें कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, आभासी व सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में, क्या P बराबर 1/f मीटर में, किस में, मीटर में। ठीक है जी, ठीक है। मात्रक, यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये चीज़ें आपको बेहद ध्यान रखनी होंगी। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। समंजन क्षमता क्या होती है? अवनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता भी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनता है? समंजन क्षमता क्या है? अवनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता भी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता अवनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता की पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। दृष्टि दोष व उनका समाधान। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। 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 निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, अपसारी लेंस द्वारा उपचारित किया जाता है। यानी ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट की वस्तु को स्पष्ट, किंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है। धुंधली दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष जो है सो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्ति की दूर की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष से व्यक्ति को सामान्य से निकट के बिंदु 25 सेंटीमीटर से वस्तु धुंधली दिखती है। इस दोष में किसी उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस या विषारी लेंस का उपयोग करके उपचारित किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है। आइए जरा दृष्टि दोष, प्रेस वायोपिया कहते हैं। जरा में प्रेस, इसमें नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु। निवारण हेतु द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, प्रेस वायोपिया जो होती है, जरा दृष्टि दोष या प्रेस वायोपिया जो होती है, प्रेस वायोपिया जो होती है, इसके अंतर्गत इसमें नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट है। ठीक है। दृष्टि वैषम्य एस्टिगमेटिज्म, दृष्टि वैषम्य दोष को एस्टिगमेटिज्म दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टिगमेटिज्म दोष भी कहा जाता है। ये रोग कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। अनियमितता के कारण होता है। कॉर्निया की गोलाई में किसके कारण? दृष्टि वैषम्य एस्टिगमेटिज्म कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग। मोतियाबिंद कैटरेक्ट होता है। क्या होता है? कैटरेक्ट होता है। क्या होता है? आयु बढ़ने पर नेत्र की लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूरिया तथा धुंधला हो जाता है एवं उसका लचीलापन कम होने लगता है। इस कारण ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इसके इलाज हेतु मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्राओक्यूलर लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्राओक्यूलर लेंस कहा जाता है। मोतियाबिंद क्या है? कैटरेक्ट है। आयु बढ़ाने पर नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, फिर क्रिस्टलीय लेंस दूरिया और धुंधला हो जाता है, उसका लचीलापन कम होने लगता है। इस कारण ये प्रकाश की परावर्तन करने लगता है। इलाज हेतु मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा देता है, इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। मानव नेत्र की शंकु तथा शलाका कोशिकाएं होती हैं। मानव नेत्र के अंतर्गत है शंकु व शलाका कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शंकु कोशिकाएं ये रंग दिखाने में सहायक होती हैं। ठीक है। और शलाका
रात्रि में दिखाने में सहायक होती हैं। शंकु शंकु बनेगो भैया दिन में, शंकु बनेगो दिन में। तो शंकु की जो होती हैं ये रंग दिखाने लगती हैं कब? दिन में। ये दिन में दिखाने में सहायक हैं। ये तीव्र प्रकाश में वो दिखाने में सहायक हैं। शंकु होता है ये रंग दिखाने में सहायक हैं, दिन में दिखाने में सहायक हैं और तीव्र प्रकाश को दिखाने में सहायक हैं। जबकि शिलाका जो कोशिका होती हैं ये रात्रि में दिखाने में सहायक हैं। कब दिखाने में सहायक हैं? ये रात्रि में दिखाने में सहायक हैं। ये मंद प्रकाश को दिखाने में सहायक हैं। ये किसको दिखाने में सहायक हैं? ये मंद प्रकाश को दिखाने में भी सहायक हैं। मंद प्रकाश को दिखाने में सहायक हैं। ये रात्रि को दिखाने में सहायक हैं। अब देखेंगे हमने ये शिलाका शंकु पढ़ा। शंकु दिन में दिखाई देता है, ये रंग को दिखाने में सहायक है, तीव्र प्रकाश दिखाने में सहायक है। पेरिस्कोप व कैलिडोस्कोप क्या है? पेरिस्कोप या परिदर्शी यह एक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका प्रयोग? ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। पानी के अंतर्गत डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी? ये वेरी मोस्ट है कि पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप पारदर्शी ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें दो समतल दर्पण का उपयोग होता है। पानी के अंदर डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। कैलिडोस्कोप क्या है? बहुमूर्तिदर्शी ये बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये खाली परावर्तन पर। इसमें तीन समतल दर्पण का, कैलिडोस्कोप में तीन समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों खिलौनों को देखने के लिए कैलिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। छोटे रंगीन टुकड़ों में बनने वाले आकारों को देखने के लिए जाता है। ये पनडुब्बी में दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमने ये प्रकाश चैप्टर पढ़ा। अब प्रकाश चैप्टर की जो MCQ हैं वो चीज़ें देखेंगे कि MCQ में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, MCQ प्रश्न देखेंगे। और हमारे पास समय बता है 14 मिनट। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती है। ये निम्नलिखित किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये चीज़ें देखनी है कि बुढ़ापे में पढ़ नहीं पाती है। बुढ़ापे में तो जरा दृष्टि। दूर एक स्थित ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। दूर स्थित है। दूर की वस्तु को देखने के लिए आपने देखा होगा निकट दृष्टि दोष में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करेंगे। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी तक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज धुंधला प्रतीत होता है। प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी या निकट कर 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए दूरी बढ़ाकर 50 सेंटीमीटर। यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज धुंधला प्रतीत होती है। तो नेत्र का दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? प्रेस बायोपिया या जरा दोष कहलाता है। प्रेस बायोपिया या जरा दोष 25 सेंटीमीटर ली जाती है। एक वृद्ध व्यक्ति के लिए दूरी बढ़ाकर 50 सेंटीमीटर होता है। दूरी को पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है तो प्रतिबिंब इमेज नहीं बनता है। यानी एक ही चीज़ है। हमें क्या चीज़ है कि वृद्ध व्यक्ति, कौन सा? वृद्ध व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन 25 सेंटीमीटर है। वेरी मोस्ट है ये प्रश्न। भूल सकता है कि सामने नेत्र स्पष्ट दर्शन के लिए एक वृद्ध व्यक्ति के लिए बढ़ाकर पसंद यदि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी करता तो प्रतिबिंब में धुंधला प्रतीत होता है। नेत्र का दृष्टि दोष कैसा है? तो प्रेस बायोपिया। प्रकाश के परावर्तन निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। किरण जो किसी सतह से टकराती है आपतित किरण। आपतित किरण कब परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। गलत है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। प्रसमन नॉर्मल आपतित किरण के मध्य कोण का परावर्तन कोण कहते हैं। नॉर्मल, प्रसामान्य नॉर्मल और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण। गलत। 1 व 3 सही है। कौन सा? प्रकाश की किरण किसी सतह टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है अपने आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है साहब। निम्न में से कौन सी रंग प्रेम से गुजरने में सबसे ज़्यादा विचलित होती है? बैंगनी रंग। सूर्य का प्रकाश वर्षा को गोलाकार पानी की बूंदों में से होकर गुजारता है। एक प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है। यह अपने सामान्य इंद्रधनुष को देखता है। इसी घटना का क्या कारण कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन परावर्तन सभी का मिला प्रभाव। एक ही चीज़ देखना। क्या चीज़ देखनी होगी?
कि सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों में होकर गुजरता है। सूर्य की पीठ करके खड़ा है, इंद्रधनुष देखता है, इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश का परिक्षेपण अपवर्तन सभी प्रकार का मिला होता है। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है, दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है। किस प्रकार दर्पण के उपयोग से विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? के उपयोग से विस्तारित ध्यान रखना, अभी विस्तारित उत्तल दर्पण। किस समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह से अविलंब आपतित होती है? इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 जी। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण उसकी सतह की अविलंब आपतित होती हैं तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। जब अविलंब, क्योंकि अविलंब का मान 90 डिग्री है तो वह बराबर 30 है। जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि दोष होगा। एस्टिग्मेटिज्म अबंधुकता, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है कि कॉर्निया का गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि दोष एस्टिग्मेटिज्म अबंधुकता क्या होगा? कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र के दृष्टि दोष करने वाला एस्टिग्मेटिज्म अबंधुकता। मनुष्य की आँख को किस प्रकार का लेंस होता है? मनुष्य की आँख में उभयोत्तल होता है। क्या होता है? मानव की आँख में डायरेक्ट प्रश्न आता है, मानव की आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? उभयोत्तल होता है। वेरी मोस्ट। मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उभयोत्तल लेंस होता है। कौन सा? उभयोत्तल लेंस होता है मनुष्य की आँख में। किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परावर्तित होती है। प्रकाश का आपतन होने पर तो उसी प्रकाश का दिशा परावर्तन कहते हैं। ये रहा, सही है। यानी कोई चमकदार सतह पर प्रकाश आपतन होता है तो जब परावर्तित होते हैं तो वो परावर्तन होता है। किसी प्रकाश की प्रघटना को दूसरा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठनों में बंटता है, जिसे क्या कहते हैं? बर्ड विक्षेपण कहते हैं। द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संगठनों में बर्ड विक्षेपण होता है। इंद्रधनुष की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की रोशनी के बर्ड विक्षेपण से इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है बर्ड विक्षेपण। ये चीज़ें मोस्ट हैं। इंद्रधनुष बने छोटी छोटी बूंद सूर्य की रोशनी से बनता है बर्ड विक्षेपण। वह दृष्टि दोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों के भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? ये वेरी मोस्ट है, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, क्या है? एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म में जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता था इस प्रकार निकले दृष्टि दोष का कारण एस्टिग्मेटिज्म है। वह दृष्टि जो आँख की कॉर्निया की वक्रता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों की भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। यानी किसके कारण? वक्रता की क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर के कारण होता है। तो वो क्या है? वो कौन सा रोग है? एस्टिग्मेटिज्म रोग है। कौन सा? एस्टिग्मेटिज्म रोग है। ऊर्ध्वाधर तल में भिन्न उत्पन्न होता है तो वो कौन सा रोग है? एस्टिग्मेटिज्म रोग है। वह दृष्टि दोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता के क्षेत्र के मध्य होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य शोषण सबसे कम होता है, सबसे कम रासायनिक अभिक्रिया है, ये आँखों के लिए आरामदायक है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही है, लाल प्रकाश के कारण प्रयोग होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, किसी दर्पण को आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो या तो समतल हो या उत्तल हो, दोनों में। वेरी गुड, वेरी मोस्ट प्रश्न। कौन सा मोस्ट प्रश्न? वेरी मोस्ट प्रश्न। क्या प्रश्न है? कि प्रश्न है कि आप चाहे कितनी भी दूरी पर हों, आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव सीधा प्रतिबिंब कौन से में होगा? या तो समतल होगा, या आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। वो या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होगा, समतल और उत्तल में। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण करते हैं कॉर्निया का प्रत्यारोपण करते हैं। जैसे स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना के पीछे बनता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? आपतन कोण 90 डिग्री से देखो। आपतन कोण कब हो? आपतन कोण कब हो? 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण कब कितना हो? 90 डिग्री से अधिक होगा
जब ही पूर्णांतरिक परावर्तन बनेगा। अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा? अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रश्न थे, ये 20 प्रश्न थे। बहुत ही शानदार वीडियो थी। हमने बहुत शीघ्र प्रकाश चैप्टर को 1 घंटे में समाप्त करने का प्रयास किया। बहुत अच्छे ढंग से समझा। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम साहब।